गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो बेसिकली हम लोग बात करेंगे विल बी टॉकिंग अबाउट जेनेटिक कोडोन। किसकी बात करेंगे? जेनेटिक कोडोन। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जेनेटिक कोडोन होता क्या है। देखिए, जेनेटिक कोडोन कहने का मतलब होता है इट इज़ जेनेटिक इंफॉर्मेशन विच इज़ प्रेजेंट ओवर द डीएनए in the form of three consecutive nitrogenous base. The consecutive nitrogenous base together form one codon which is responsible for one amino acid. तो ये बात क्लियर हो गई कि जो इन्फॉर्मेशन होता है डीएनए पे वो इन्फॉर्मेशन कोडोन के फॉर्म में होता है और तीन कॉन्जिक्यूटिव नाइट्रोजनस बेस मिलकर कितने? तीन कॉन्जिक्यूटिव नाइट्रोजनस बेस टुगेदर फॉर्म वन कोडोन। तो ये बात क्लियर होती है। जब ये बात हो रही थी उस समय लोगों को अलग अलग तरह के परसेप्शंस थे, लेकिन सबसे पहला व्यक्ति था गेमाओ। कौन सा था? गेमाओ। ठीक है, तो गेमाओ वॉज द फर्स्ट पर्सन हु टोल्ड दैट इट इज़ द थ्री नाइट्रोजनस बेस आउट ऑफ द फोर नाइट्रोजनस बेस विच इज़ प्रेजेंट इन टू द डीएनए विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वन कोडोन। और इस चीज़ के लिए उसने इसे कैसे कहा ये समझिए। जब ये वो काम कर रहा था उसमें मालूम था कि टोटल जो एमिनो एसिड्स हैं डिफरेंट टाइप के वो 20 हैं। तो इसका मतलब है कम से कम 20 डिफरेंट कोडोन्स होने चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 20 एमिनो एसिड्स। तो यदि हमें मालूम है कि डीएनए केमिकल नेचर से मालूम था, क्लियर था कि डीएनए के अंदर 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। डीएनए के अंदर कितने तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं? 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। और ये जो 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, इन 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस में आपके यदि मान लीजिए एक नाइट्रोजनस बेस एक एमिनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो टोटल पॉसिबिलिटी कितने होते हैं? 4। लेकिन टोटल एमिनो एसिड कितना है? 20। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यदि मान लीजिए 2 कॉन्जिक्यूटिव नाइट्रोजनस बेस एक एमिनो एसिड के लिए रहे तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होती है? 16। इसके बावजूद भी 4 ऐसे एमिनो एसिड रहेंगे जिनके कोई कोडोन नहीं है, तो मतलब कि 2 भी नहीं हो सकता है। तो यदि 3 कॉन्जिक्यूटिव नाइट्रोजनस बेस हो तो टोटल पॉसिबिलिटी होता है 64। तो ये 20 एमिनो एसिड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो गेमाओ ने इस चीज़ को कहा कि जो कोडोन होता है, जेनेटिकल कोडोन होता है, वो ट्रिपलेट नेचर का होता है। वो किस नेचर का होता है? ट्रिपलेट नेचर का होता है। और जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है नाइट्रोजनस बेसिस के फॉर्म में डीएनए पे, उसमें 3 कॉन्जिक्यूटिव नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो एक एमिनो एसिड को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए नीडनबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी इस चीज़ को प्रूव करने के लिए एक काम किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? ही सिंथेसाइज्ड ए पोली यू आर एन ए। उन्होंने क्या किया? सिंथेसाइज्ड ए पोली यू आर एन ए। ठीक है, जिसमें कहने का मतलब है कि खूब सारे यूरेसिल वाला एक आरएनए सिंथेसाइज किया, जिसमें ही एडेड 20 लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, उससे ये क्लियर हुआ कि कॉन्जिक्यूटिवली जब खूब सारे यू और यूरेसिल एंड साइटोसिन्स को लगाया गया तो उसमें देखा गया कि केवल 3 नाइट्रोजनस बेस से एक एमिनो एसिड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, खुराना। इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बता दिया कि 3 नाइट्रोजनस बेस ही एक एमिनो एसिड और एक कोडोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक ग्वाइनिन एंड यूरेसिल का अल्टरनेटिव
सीक्वेंस लगाया और इन्होंने पाया कि कॉन्जिक्यूटिवली, यदि मान लीजिए ऐसे लगा दिया, तो इन्होंने देखा कि उस ट्रांसफ़र आरएनए पे केवल 2 तरह के एमिनो एसिड फॉर्म हो रहे थे। अब जैसे मान लीजिए GUG एक हो गया, UGU एक हो गया, फिर GUG आ गया, फिर नेक्स्ट UGU आ गया, मतलब ये वाला। तो इसका मतलब है इसमें 2 तरह के 3 नाइट्रोजनस बेस का कोडोन रिपीट हो रहा है। तो वहाँ पर उन्होंने जब एमिनो एसिड सिंथेसाइज किया इस पे, तो केवल 2 तरह के एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन को सिंथेसाइज किया। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि जो आपका जेनेटिकल कोडोन होता है वो बेसिकली ट्रिपलेट नेचर का होता है, अदरवाइज़ केवल 2 तरह के एमिनो एसिड नहीं बनते। यदि मान लीजिए 2 नाइट्रोजनस बेस होते तो केवल एक तरह का एमिनो एसिड का एक चेन बनता, 4 होता तो पर भी एक ही तरह का बनता, केवल 3 में ही ये पॉसिबिलिटी है कि 2 तरह के एमिनो एसिड अल्टरनेटली एक के बाद एक जुड़े और एक पूरे के पूरे जेनेटिकल कोडोन को फॉर्म करें, ताकि इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह और एक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट किया जा सके। ठीक है, अब आपको यहाँ पे जो बेसिकली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोडोन। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोडोन। अब हमें समझना है कि वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो जेनेटिकल कोडोन के होते हैं। जो सबसे पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक है वो है ट्रिपलेट नेचर। वो क्या है? ट्रिपलेट नेचर। नेम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये क्या है। ट्रिपलेट नेचर कहने का मतलब है कि इट 3 एडजेसेंट नाइट्रोजनस बेस स्पेसिफाई 3 एडजेसेंट नाइट्रोजनस बेस स्पेसिफाई 1 एमिनो एसिड, 1 एमिनो एसिड। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए AUG है तो ये मेथियोनिन के लिए रिस्पॉन्सिबल ही होगा। ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? मेथियोनिन के लिए। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्या हो गया? ट्रिपलेट नेचर। जेनेटिकल कोडोन का पहला कैरेक्टरिस्टिक होगा ट्रिपलेट कोडोन। और ट्रिपलेट नेचर इसका क्या होता है? द 3 एडजेसेंट नाइट्रोजनस बेस स्पेसिफाई फॉर 1 एमिनो एसिड। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 होंगे वो नेक्स्ट एमिनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है। दूसरा, इट इज़ नॉन ओवरलैपिंग इन नेचर। नॉन ओवरलैपिंग नेचर होता है। नॉन ओवरलैपिंग नेचर कहने का मतलब क्या है, पहले ये समझिए। जैसे मैंने कहा कि 3 एडजेसेंट नाइट्रोजनस बेस स्पेसिफाई फॉर 1 एमिनो एसिड, तो जब 3 नाइट्रोजनस बेस एक एमिनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जो नेक्स्ट 3 होंगे, मान लीजिए ये नेक्स्ट 3 है, तो ये नेक्स्ट 3 अगले के दूसरे एमिनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसमें इसका कोई भी नाइट्रोजनस बेस पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे ये क्लियर है कि ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। मतलब 3 सक्सेसिव नाइट्रोजनस बेस is responsible for 1 amino acid and none of the nitrogenous base of that being the part of the other codon। इनमें से कोई भी एक यदि नाइट्रोजनस बेस के लिए, तो इसमें से कोई भी एक कोडोन या 2 कोडोन दूसरे एमिनो एसिड्स के लिए कोड आउट नहीं हो सकते हैं। आया समझ में? इसके अलावा तीसरा, ये कॉमालेस होता है। क्या होता है? कॉमालेस। जो आपका जेनेटिकल कोडोन होता है that does not possesses any punctuation। इसका मतलब ये हुआ कि when you are seeing the genetical codon, all the nitrogenous bases will be having equal distance from one another। क्या होगा? It will be having equal distance and once it is started, it continue till the end। It continue till the end। There is no comma, there is no punctuation mark into it। So because of that, it is also called as commaless in nature। इसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक है
यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सलिटी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। यूनिवर्सल मतलब यदि एक कोडोन, इफ वन कोडोन इज स्पेसिफिक फॉर वन एमिनो एसिड इन वन ऑर्गेनिज्म, दैट कोडोन विल बी स्पेसिफिक फॉर दैट एमिनो एसिड इन अनदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो। जैसे मान लीजिए, मैंने क्या कहा समझिए कि यदि कोई एक कोडोन, 3 नाइट्रोजन से एक कोडोन होता है, यदि ये कोडोन ह्यूमन बीइंग में मेथियोनिन को फॉर्म कर रहा है, तो ये कोडोन किसी भी जानवर में होगा, बैक्टीरिया, कुत्ते, बिल्ली, किसी में भी होगा, तो ये मेथियोनिन को ही फॉर्म करेगा और किसी एमिनो एसिड को फॉर्म नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर और नॉट। इसके अलावा ये स्पेसिफिक होता है, तो स्पेसिसिटी इज देयर, स्पेसिसिटी और अनएम्बिग्युइटी, अनएम्बिग्युइटी। इसका मतलब क्या होता है, स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी कहने का मतलब होता है कि वन कोड हैज़ कोड फॉर ओनली वन एमिनो एसिड, वन कोडोन और कोड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन एमिनो एसिड, चाहे वो कहीं पे भी हो। यदि AUG कहीं पे भी होगा, ठीक है, तो हर जगह पर ये मेथियोनिन को ही फॉर्म करेगा। तो इसका मतलब है AUG जो है दैट इज स्पेसिफिक फॉर ए पर्टिकुलर एमिनो एसिड और नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जेनेटिक कोडोन जो होता है वो स्पेसिसिटी भी उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी एक नेचर होती है। इसके अलावा इनिशिएशन कोडोन, इनिशिएशन कोडोन, इनिशिएशन कोडोन कहने का मतलब क्या है, पहले इसे समझिए। इनिशिएशन कोडोन कहने का मतलब होता है द कोडोन विच इज सिग्नलिंग फॉर स्टार्टिंग ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब इट इज़ फंक्शनिंग एज ए स्टार्ट सिग्नल, इट इज़ फंक्शनिंग एज व्हाट, स्टार्ट सिग्नल। स्टार्ट सिग्नल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंथेसाइज करने के लिए जो स्टार्टिंग सिग्नल होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज इनिशिएटिंग कोडोन। अब यहाँ पे एक बात समझिए, केवल 2 इनिशिएटिंग कोडोन हैं, एक है AUG और दूसरा है GUG। AUG आपको मैंने पहले ही बताया है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैथियोनिन, और जो दूसरा है GUG, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलिन। तो ये 2 कोडोन जो हैं, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग कोडोन। तो ये इनिशिएटिंग कोडोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, एक होता है नेक्स्ट टर्मिनेटिंग कोडोन, टर्मिनेटिंग कोडोन। अब टर्मिनेटिंग कोडोन जो होता है, इसे समझिए, एक ऐसा कोडोन विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन विच इज सिंथेसाइज्ड। तो कोई एक पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज हो रहा है, तो जब वो टर्मिनेटिंग कोडोन पे आएगा तो वो रिलीज़ कर दिया जाएगा, मतलब द टर्मिनेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस विल अकर। तो इस कारण से हम इन टर्मिनेटिंग कोडोन को नॉनसेंस कोडोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉनसेंस कोडोन। और ये 3 हैं, UAA, UGA, UAG। तो ये जो 3 आपके कोडोन हैं, UAA जो है वो ऑर्चर्ड है, UGA जो है दिस इज़ अंबर, एंड UAG जो स्टैंड करता है, ठीक है, ये अंबर के लिए है, ये ओपल के लिए है, ठीक है। तो ये 3 आपको, ये मेडिकल के लिए है ये पोर्शन, ठीक है। मेनली आपको CBSE के लिए जानना है कि ये 3 कोडोन होते हैं। these 3 कोडोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ
not a single amino acid, and because of that they are called as a nonsense codon. Since they are not responsible for the formation of any amino acid, so what will happen when the transfer RNA will come over this particular codon, then the synthesis of polypeptide chain will terminate out. ठीक है, तो ये चीज़ होता है टर्मिनेटिंग कोडोन. इसका एक कैरेक्टरिस्टिक और जान लीजिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डीजेनेरेसी. डीजेनेरेसी, अब देखिए डीजेनेरेसी होता क्या है. जैसे आपको मालूम है कि जब 3 नाइट्रोजनस बेस एक एमिनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, सो देयर आर टोटल 64 कोडोन्स विच आर फॉर्म. और ये 64 कोडोन आपको मालूम है केवल 20 एमिनो एसिड्स होते हैं हमारे अंदर. तो 20 एमिनो एसिड्स हैं और टोटल कोडोन है 64. तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर मोर देन 1 कोडोन विच विल बी स्टैंडिंग फॉर ए एमिनो एसिड और नॉट. तो बहुत सारे ऐसे कोडोन्स होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ देखो 3 कोडोन जो हैं ये क्या हो गए, नॉनसेंस कोडोन. ये किसी भी एमिनो एसिड के लिए नहीं होते हैं. मान लीजिए इसमें 3 घटा भी देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो 61 कोडोन हमारे पास है. तो 61 कोडोन है. टोटल एमिनो एसिड फॉर्म कितने करने हैं, 20. तो इसका मतलब है कि देयर आर मोर देन 1 कोडोन रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 एमिनो एसिड फॉर्मेशन और नॉट है. जैसे कि आपको मैं बताऊं एक चीज़, जो आपके 3 एमिनो एसिड्स हैं, 3 एमिनो एसिड ऐसे हैं जो 6 कोडोन, एक एमिनो एसिड 6 कोडोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. मतलब 6 डिफरेंट तरह के कोडोन जो होंगे वो एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझो, जैसे कि मान लीजिए कि CCU है, CCC है, CCA है, CCG है. ठीक है, तो ये चारों के चारों कोडोन जो होते हैं वो प्रोलीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो ये इनमें से कोई भी कोडोन होगा तो वो प्रोलीन को ही फॉर्म करेगा. तो इसका मतलब है कि दैट इज शोइंग द डीजेनरेसी नेचर और नॉट. तो जब एक से ज़्यादा कोडोन एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो उस फिनोमिना को हम कहते हैं डीजेनरेसी. सो दीज आर द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर प्रेजेंट इनटू द जेनेटिक कोडोन और नॉट. इसमें एक चीज़ जो आपको और जानना है वो भी समझ लीजिए. ये तो नेचर हो गया, एक वूबल हाइपोथेसिस होता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द वूबल हाइपोथेसिस. अब ये वूबल हाइपोथेसिस क्या कहता है, थोड़ा सा समझ लीजिए. दिस हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय क्रिक. किसके द्वारा दिया गया था ये, क्रिक के द्वारा. और इसने ये कहा कि जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है, जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है उसका जो एंटी कोडोन साइट होता है, कौन सा साइट, एंटी कोडोन साइट, दैट हैज़ एबिलिटी टू वूबल, दैट हैज़ एबिलिटी टू वूबल एट 5th end by pairing with non-complementary base of messenger RNA. ठीक है, तो वूबल हाइपोथेसिस कहता है कि it is that the transfer RNA anticodon has the ability to wobble at 5th end by pairing with the non-complementary base of the non-complementary base of messenger RNA. अब इसमें ये समझो ये कहना क्या चाह रहा है. जैसे जो ट्रांसफ़र RNA होता है, तो ट्रांसफ़र RNA का जो आपका एंटीकोडोन साइट होता है वो कुछ ऐसा होता है. इसमें ये वाला एंड 3' है और ये वाला एंड 5' है. ठीक है, अब मान लीजिए ये यूरेसिल के लिए स्टैंड कर रहा है, ये साइटोसिन के लिए स्टैंड कर रहा है, और ये मान लीजिए कि आपका एडेनिन के लिए स्टैंड करता है.
तो मान लीजिए ये मैसेंजर आरएनए है, यहाँ पे क्या है, मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए में ऐसे 3 नाइट्रोजनस बेसिस के पेयर होंगे। तो U का कॉम्प्लीमेंट्री होता है A, और C का कॉम्प्लीमेंट्री होता है G, A का कॉम्प्लीमेंट्री होता है U, होता है ना। लेकिन यदि यहाँ पर U के अलावा कोई दूसरा भी यदि नाइट्रोजनस बेस होगा तो वो इस ट्रांसफ़र आरएनए के साथ जुड़ जाएगा। और इसी कारण से कभी कभी ऐसा होता है कि जो म्यूटेशन होता है वो इसी के कारण होता है। यहाँ पे चेंज हुआ और एक एमिनो एसिड, वन एमिनो एसिड यदि मान लीजिए कि गलत जुड़ गया तो उससे क्या होगा, द स्ट्रक्चर विल गेट चेंज्ड। और जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो उससे क्या होगा, पूरा का पूरा पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन चेंज हो जाएगा। तो वुबल हाइपोथेसिस कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है वो अपने थर्ड एंटीकोडोन के थर्ड नाइट्रोजनस बेस पे डीजेनरेसी शो करता है, एंड इवन दिस डू नॉट मैचेस विथ वन अदर, देन ऑल्सो it can pair out and it can transfer one amino acid. So this particular phenomena is called as Wubel hypothesis, जिसको सबसे पहले जिस व्यक्ति ने फाइंड आउट किया था वो था क्रिक। तो ये चीज़ होता है Wubel hypothesis। इसमें फिर से बोल रहा हूँ, आपको याद क्या रखना है, जो ट्रांसफ़र आरएनए का एंटीकोडोन साइट होता है, उसके 5' एंड पे जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो डीजेनरेसी शो करता है। उसका मतलब है यदि इफ़ इट इज़ नॉट कॉम्प्लीमेंट्री विद द मैसेंजर आरएनए कोडोन नाइट्रोजनस बेस, देन ऑल्सो it can attach a particular amino acid, and in that case the amino acid which is added is wrong, so the structure of polypeptide will get deformed, and because of that the protein which was formed is not of that nature which has to be formed. तो ये जो गलतियाँ होती हैं वो वुबल हाइपोथेसिस के कारण होती है। तो वुबल हाइपोथेसिस जो होता है दैट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए, क्योंकि यहाँ डिजेनरेसी हो रहा है तो इट विल बी रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए फॉर द रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इस कारण से ये डिजेनरेसी प्रॉपर्टी शो करता है ट्रांसफ़र आरएनए का 5' एंड का कोडोन एंटीकोडोन नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा का सारा वुबल हाइपोथेसिस से डील होता है। तो ये क्या होता है, किस तरीके से होता है, कैसे ये डिजेनरेसी शो करता है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आज मैं इस टॉपिक को यहीं छोड़ता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग म्यूटेशंस के बारे में देखेंगे और उसके बाद ट्रांसलेशन प्रोसेस को। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। थैंक यू।